सांद्रता के साथ चालकता और मोलर चालकता में परिवर्तन। ठीक है ना। यहाँ पर जो क्या होगा, जो हमारे पास कंसंट्रेशन होगी, है ना, कंसंट्रेशन के साथ जो हमारे पास कंडक्टिविटी होगी और मोलर कंडक्टिविटी होगी, उनमें क्या चेंजेस आएंगे, है ना। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन हम चेंज करते हैं तो उसके साथ क्या होगा, जो कंडक्टिविटी होगी और मोलर कंडक्टिविटी होगी, उनमें कौन कौन से चेंजेस आएंगे, है ना। अथवा हम ये सिर्फ कह सकते हैं इसको कि जो कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी में तन्यता का प्रभाव क्या होगा, यानी कि डाइल्यूशन का क्या प्रभाव होगा। जैसे मान लीजिए हमने क्या कर दिया, अभी हमने लिया था कि 1 मोल हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया था और उस इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व किया था, इस इलेक्ट्रोलाइट को क्या किया था, हमने डिसॉल्व किया था। ठीक है। तो उसकी जो कंडक्टिविटी होगी, मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी होगी, वो क्या होगी, और फिर हमने क्या कर दिया, 1 मोल में इसमें थोड़ा सा और पानी मिला दिया, है ना। पानी मिलाने से उसके क्या हुआ, डाइल्यूशन आ गया। तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा इस पर, यानी कि उसके डाइल्यूशन पे जितना हम डालेंगे उससे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये चीज हमें जाननी है कि एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस भी कह सकते हैं, कंडक्टिविटी ऑफ एंड मोलर कंडक्टिविटी। तो ये 3-4 चीजें हमें इसमें देखनी है। पहला वाला यदि हम इसमें देखते हैं तो क्या होगा, जैसे ये हमारे पास दिया हुआ है कि चालकता पर सांद्रता का प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है ना, यानी कि इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं बेटा, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है ना, एक कंडक्टिविटी है और मोलर कंडक्टिविटी पर क्या इफेक्ट होगा। तो फर्स्ट है जैसे इसमें इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टिविटी, पहले है कि जो हमारे पास सांद्रता पर क्या परिवर्तन होगा, है ना। जैसे देखो इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टिविटी, तो यहाँ चालकता पर सांद्रता परिवर्तन का प्रभाव, जो सांद्रता हम परिवर्तित करेंगे उसका क्या प्रभाव होगा। तो इसको हम इंग्लिश में ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिखा जा सकता है, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, ठीक है, डाइल्यूट करने पर, डाइल्यूशन ऑन कंडक्टिविटी। जैसे हम क्या करेंगे, उसका डाइल्यूशन करेंगे, है ना, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इफेक्ट होगा, है ना। तो क्या इफेक्ट होगा, तो ये कहता है, देखो बेटा यहाँ पर जो प्रबल और दुर्बल दोनों प्रकार के जो वैद्युत अपघट्य होंगे कि विलयनों पर तन्यता करने पर क्या होगा, चालकता का मान घटता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास क्या होंगे, कौन से वाले, 2 प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं बेटा। जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो 2 प्रकार के होंगे, कौन कौन से होंगे, इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से टाइप के होंगे बेटा। यहां पर जैसे लिखा हुआ है, हमने हिंदी में लिखा प्रबल और दुर्बल, इसका मतलब क्या होगा, इसको हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, 2 प्रकार के होंगे, है ना। एक प्रबल वैद्युत अपघट्य होंगे और एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य होंगे, 2 प्रकार के हमारे पास क्या होंगे, इलेक्ट्रोलाइट, है ना। और ये क्या कहता है कि देखो प्रबल और दुर्बल दोनों प्रकार के वैद्युत अपघट्यों के विलयनों को तल्लु करने पर चालकता का मान घटता है। इसका मतलब जैसे ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और वीक इलेक्ट्रोलाइट है, दोनों के दोनों, जैसे हम इसमें डाइल्यूशन करेंगे तो इनका क्या होगा, जो कंडक्टिविटी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी ऑन डाइल्यूशन। जैसे हम इसको क्या करेंगे, डाइल्यूट करेंगे, देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको डाइल्यूट करेंगे तो क्या होगा, कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी, चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, है ना, चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, दोनों की क्या होगी, दोनों की जो हमारे पास कंडक्टिविटी होगी डिक्रीज हो जाएगी। एक चीज ये याद रखना आपको, है ना, कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे उनका इफेक्ट, अभी हम मोलर कंडक्टिविटी तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, मोलर कंडक्टिविटी समझ में आया बेटा कि नहीं आया। मोलर कंडक्टिविटी जिसको हम लैम्डा एम दिखा रहे थे, लैम्डा एम से शो कर रहे थे, यहां पर क्या है कि जैसे हम क्या करते हैं, 1 मोल क्या लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, उसके द्वारा जितना वो क्या करेगा, आयन जो उसकी पावर होगी, वो जितना वो हमें प्रोड्यूस करेगा
वो क्या कहलाएगी, उसकी मोलर कंडक्टिविटी कहलाएगी। ठीक है। अब यहाँ पर क्या था कि उसका इफेक्ट क्या होगा, जैसे हम क्या करते हैं, जो मोलर कंडक्टिविटी होगी उसका इफेक्ट क्या होगा यदि हम उसको डाइल्यूट करते हैं। तो ये कहता है कि चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, है ना, जैसे हम उसको डाइल्यूट करते हैं तो डाइल्यूट करने पर क्या होगी, कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। ये पॉइंट याद रखना आपको, चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, जैसे हम क्या करेंगे उसमें डाइल्यूशन करेंगे तो उसमें क्या होगा, क्या होगा, कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर, इतनी बात क्लियर होगी बेटा। और जो यहां ध्यान रखना है, ये कहता है कि देखो जो चालकता है वो इकाई आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या पर निर्भर करता है। इसका मतलब जैसे जो कंडक्टिविटी है हमारे पास, जो क्या होगी कंडक्टिविटी होगी, वो किस पे डिपेंड करेगी, उसमें जो क्या होंगे, आयन होंगे। ठीक है ना, और कितना, जैसे माना सपोज हमने 1 लीटर माना, हमने कहा 1 लीटर, 1 लीटर हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन है ना, 1 लीटर सॉल्यूशन। अब इसमें हम देखें कि इसमें यदि आयनों की संख्या ज्यादा है या कम है, उस पर डिपेंड करेगी कौन, जो कंडक्टिविटी है ना, किस पर डिपेंड करेगी, उसमें जो क्या होंगे, नंबर ऑफ क्या होंगे, आयंस होंगे। कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है हमेशा, ये छोटे छोटे क्वेश्चन बनाऊंगा बेटा, मैं ध्यान रखना। कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, इकाई आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या पर। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं इकाई आयतन की कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन अ यूनिट वॉल्यूम्स। ठीक है ना, तो यहां पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन अ यूनिट वॉल्यूम्स। ठीक है ना, यूनिट वॉल्यूम में जितनी क्या होंगे, नंबर ऑफ आयंस होंगे, उस पर डिपेंड करेगा। अब ये क्या देखो, उसके आगे क्या एक लाइन कहता है कि तनुकरण पर, तनुकरण का मतलब यहाँ पर डाइल्यूशन है बेटा, है ना, तनुकरण करने पर प्रति इकाई आयतन में विद्युत धारा ले जाने वाली आयनों की संख्या घटती है और चालकता क्या होगी, बढ़ती है। चालकता भी घटती है, दोनों चीजें घटेंगी, है ना। यानी कि ये सिंपल एक चीज कह रहा है कि जब हम डाइल्यूशन करेंगे, इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ऑन डाइल्यूशन, क्या कह सकते हैं, ऑन डाइल्यूटिंग द सॉल्यूशन, जब हम उसको डाइल्यूट कर रहे होंगे, ऑन डाइल्यूटिंग द सॉल्यूशन, द नंबर ऑफ आयंस इन यूनिट वॉल्यूम्स डिक्रीज, यूनिट वॉल्यूम में क्या हो रहे होंगे, डिक्रीज हो रहे होंगे, कम हो रहे होंगे, है ना। दस द कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन ऑल्सो डिक्रीज, ये कंडक्टिविटी भी डिक्रीज हो रही है। तो ये 2-3 पॉइंट हमने पढ़े यहाँ पर। एक तो क्या कहा, 3 पॉइंट हमने पढ़े, है ना। यहां पर क्या होगा कि जो मोलर कंडक्टिविटी है या कंडक्टिविटी है, ये 2 शब्द है बेटा, देखो, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है ना, 2 चीजें हमारे पास है, एक कंडक्टिविटी है, एक मोलर कंडक्टिविटी। ये दोनों क्या करेंगे, चालकता और मोलर चालकता, ये दोनों हमेशा क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास 2 प्रकार के हैं, वैद्युत अवकट 2 प्रकार के हैं। एक क्या है, इलेक्ट्रोलाइट कितने प्रकार के हैं, यदि हम इसको देखेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट कितने टाइप के हैं बेटा, बोलो, 2, कौन कौन से हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। बिल्कुल, एक होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट। और ये इलेक्ट्रोलाइट क्या करेंगे, देखो, 2 प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे पास। अब यदि हम इसमें देखेंगे, ये कहता है कि दोनों इलेक्ट्रोलाइट है और विलयनों को तनु करने पर सांद्रता घटाने पर चालकता का मान बढ़ता है। यहाँ पर ध्यान रखना है कि दोनों में क्या होगा, जैसे हम इसका डाइल्यूशन करेंगे, क्या करेंगे बेटा, डाइल्यूशन करेंगे, जैसे हम इसको डाइल्यूट करेंगे, यहाँ पर दोनों क्या होगा, हमेशा कंडक्टिविटी का मान घटेगा, कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी।
ये भी ध्यान रखना, कंडक्टिविटी डिक्रीज, ये पॉइंट्स याद रखना है। इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रोलाइट दो टाइप के हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। जैसे हम उसको डाइल्यूशन करेंगे तो उससे क्या होगा, कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। किसका क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी क्या होनी है, डिक्रीज हो जाएगी, ये देखो कम क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। और ये कहता है, देखो यहाँ पर एक शब्द और कहता है कि चालकता क्या होगा, जो हमारे पास कंडक्टिविटी है बेटा, वो हमेशा, माना हमारे पास 1 लीटर है, मान लीजिए 1 लीटर है, 1 लीटर हमारे पास सॉल्यूशन मान लीजिए, है ना। इस सॉल्यूशन में जो आयन होंगे, ये यूनिट वॉल्यूम्स कह रहा है ना, यूनिट वॉल्यूम का मतलब होता है, जैसे 1 लीटर ले लो, है ना, 1 मिलीलीटर ले लो, तो यूनिट वॉल्यूम का मतलब ये होता है इकाई आयतन, है ना, यूनिट 1 लीटर 1 मिलीलीटर, है ना, तो एक ही लेना, यूनिट के फॉर्म में लेना। तो इस इकाई आयतन में जो क्या होंगे, आयन्स होंगे, इस पर डिपेंड करता है, कौन डिपेंड करता है बेटा, कंडक्टिविटी, कितने आयन है उसमें। मान लीजिए हमने 1 लीटर लिया, और 1 लीटर इसमें मान लीजिए, देखो ये आयन्स है, और मान लीजिए इसमें 10 आयन है, ऐसे समझ लो, है ना, ऐसे समझ लेते, इसमें 10 आयन है। तो हमने क्या किया फिर, इसमें हमने और क्या कर दिया, 2 लीटर या 5 लीटर इसका डाइल्यूशन कर दिया। 1 लीटर में अब मान लीजिए हमने क्या किया, इसका डाइल्यूशन किया, और 1 लीटर हमने क्या लिया, सॉल्यूशन लिया, है ना। और उस 1 लीटर सॉल्यूशन में पहले में तो 10 आयन थे, और अब 1 लीटर सॉल्यूशन में 5 ही आयन है। तो क्या हुआ, आयन घटे कि नहीं घटे, देखो पहले हमारे पास 1 लीटर सॉल्यूशन था, ये 1 लीटर सॉल्यूशन था, इसमें आयन कितने थे बेटा, 10 आयन थे, ऐसे एग्जाम्पल के रूप में समझ लेते। अब हमने लिया 1 लीटर, फिर हमने डाइल्यूट किया उसको, पानी मिलाया उसमें ज्यादा, है ना, डाइल्यूट करने के बाद उसके बाद देखा 1 लीटर सॉल्यूशन लिया, लेकिन यहाँ 5 ही आयन मिले। इसका मतलब क्या हुआ, आयनों की संख्या क्या हुई, कम हो गई, है ना। तो आयनों की संख्या पर, ये देखो तनुकरण पर, यानी कि डाइल्यूशन, है ना, डाइल्यूटिंग, है ना, डाइल्यूटिंग जब हमने किया तो प्रति इकाई आयतन में विद्युत धारा ले जाने वाले आयनों की संख्या घटती है। अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर 5 ही आयन है, ये क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको ले जाने में 5 आयन है, और यहाँ पर 10 आयन है। तो जैसे हमने देखा इसमें तो आयनों वो जो कम हो गए, तो कम होने से क्या हो गया, उसकी कंडक्टिविटी भी घट गई। जितने कम होंगे इसमें आयन्स, है ना, उतने क्या होंगे, उनकी कंडक्टिविटी कम हो जाएगी, उनकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये पहला पॉइंट हमारे पास से हो गया कि जब हम डाइल्यूशन करेंगे तो डाइल्यूशन करने पर जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनकी आयनों की जो संख्या होती है वो कम हो जाती है, और उन इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्टिविटी है वो भी की डिक्रीज हो जाएगी। तो पहला पॉइंट हमारे हो गया, है ना। दूसरा देखो बेटा, दूसरा इसके नोट्स हम हिंदी इंग्लिश में ऐसे कोशिश करेंगे, ठीक है ना, यदि आपको नोट्स चाहिए होंगे तो देखेंगे, कोशिश करूंगा मैं इनको इंग्लिश में लिखने का, बस इंग्लिश में हिंदी में दोनों में समझा जा सकता है। देखो बेटा, नेक्स्ट है मोलर चालकता पर तनुकरण का प्रभाव। अब मोलर चालक, ये तो चालकता पर था, है ना, ये चालकता पर था, अब मोलर चालकता के लिए कह रहा है ना, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलर कंडक्टिविटी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है ना, मोलर कंडक्टिविटी का क्या प्रभाव होगा। तो देखो बेटा, यहां पर कहता है कि विलयन का तनुकरण करने पर, सांद्रता घटने पर मोलर कंडक्टिविटी का मान बढ़ता है, ये अपोजिट है। कंडक्टिविटी क्या हो रही थी, कंडक्टिविटी क्या हुई बेटा, अभी यदि हम कंडक्टिविटी देखेंगे तो डिक्रीज हुई, कम हुई कि नहीं हुई। ये कहता है देखो, मोलर कंडक्टिविटी कह रहा है, मोलर कंडक्टिविटी किस प्रकार से आएगा, यदि हम यहाँ पर देखेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, मोलर कंडक्टिविटी यहाँ कह रहा है कि विलयन जो सॉल्यूशन है का डाइल्यूशन करने पर अर्थात सांद्रता घटाने पर मोलर चालकता का मान बढ़ता है। इसका मतलब मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी बेटा,
इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ेगी। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और यहां पर ये कहता है कि लैम्डा एम इज इक्वल टू के कप्पा इंटू वी, ये हमने पहले पढ़ा था, है ना, ये फॉर्मूला जिसमें हमने v को क्या माना था 1000 अपॉन एम भी कहा। ये देखो, तो इसमें हम कह सकते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन इंक्रीज विद डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ और इंक्रीजिंग वॉल्यूम, वी नो दैट। ठीक है ना, यदि हम क्या कहेंगे यहां पर, यदि हम क्या करते हैं जो कंसंट्रेशन को क्या करते हैं घटाते हैं, तो उससे क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी का मान बढ़ रहा है। ये उल्टा है किसका, कंडक्टिविटी का, है ना। तो यहां देख लो बेटा, जहां पर क्या है v वॉल्यूम है, यदि यहां पर देखेंगे तो यहाँ v वॉल्यूम है हमारे पास, और जिसमें क्या होगा 1 मोल विद्युत अपघट्य में उपस्थित हो, और तनुता यद्यपि कप्पा, देखो यद्यपि चालकता कप्पा के मान को बढ़ाता है, परंतु जो वॉल्यूम है वॉल्यूम के मान को देखो, परंतु आयतन का मान बढ़ता है ना। और इसमें क्या हो गया, वॉल्यूम आयतन का मान चालकता के मान घटते हुए मान से अधिक बढ़ता है। ठीक है ना, इसको सिंपल यही समझ लो बेटा, है ना, इसमें कंफ्यूजन हो रखा है। सिंपल की मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा, इंक्रीज होगा यदि हम क्या करेंगे, उसमें डाइल्यूशन करेंगे। ठीक है ना, डाइल्यूशन करेंगे तो उससे क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। ये दो लाइन याद रखना, कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी डाइल्यूशन पर, और मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब एक और है, ये कहता है कि देखो परवल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता पर तनुता का प्रभाव। यहां पर क्या होगा, परवल वैद्युत अपघट्य, ठीक है ना, और परवल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता को हम लैम्डा एम कहते हैं बेटा। इस पर क्या होगा, जो तनुता का प्रभाव किस प्रकार से होगा, तो इसको हम इंग्लिश में ऐसे भी लिख सकते हैं कि इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन, और इसको क्या कहते हैं, मोलर कंडक्टिविटी, ऑन मोलर कंडक्टिविटी, और इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा, है ना, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पर क्या इफेक्ट होगा इसका, है ना। तो देखो ये क्या कहता है कि जो परवल वैद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता तनुता बढ़ाने पर बढ़ती है। ये तो हमने ये लाइन तो हमने यहां पर भी पढ़ ली थी, है ना, कि जब क्या करेंगे हम इसका डाइल्यूशन करेंगे तो उससे क्या होगा, जो मोलर कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी जैसे हम डाइल्यूशन करेंगे, ये अपोजिट है ना। ये कहता है इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट द इंक्रीज इन मोलर कंडक्टिविटी इज स्मॉलर इन कंपेरिजन टू वीक इलेक्ट्रोलाइट। और कहता है देखो, ये कहता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयनाइज्ड। ठीक है ना, उसका कारण क्या हो सकता है, देखो यहां पर कहता है कि परवल वैद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता तनुता बढ़ाने पर से बढ़ती है, परंतु वृद्धि कम होती है। और ये कहता है, एक लाइन और लिख रहा है कि प्रबल वैद्युत अपघट्य लगभग पूर्णतः क्या होते हैं, आयनित होते हैं। अब आप ये भी समझ लो कि जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या हुई, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हम उनको कह सकते हैं कि जो क्या होंगे, कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाएंगे। मान लीजिए सपोज कैसे हम कह सकते हैं कि अब आप लोग कहोगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या हुआ और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हुई, है ना। तो यदि हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे, कौन से वाले, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, है ना, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या हुई कि जो कंप्लीटली आयनाइज्ड होते हैं, मान लीजिए इसमें
हमारे पास 5 मॉलिक्यूल NaCl है। ये देखो, मान लीजिए हमने कहा NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एग्जाम्पल के तौर पे, अभी हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि कौन सा है ना। मान लीजिए हम कहें 5 मोल है, और ये 5 के 5 मोल क्या हो गए, सब के सब आयनाइज हो गए, तो हम क्या कहेंगे उसको, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मान लीजिए हमने 5 मोल NaCl लेते और इसमें से 3 मोल तो आयनाइज हो जाते और 2 मोल रह जाते, 2 मोल क्या हो गए, नहीं आयनाइज हुए, तो हम कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, जो क्या होंगे, कंप्लीटली आयनाइज होते हैं वो क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होंगे वो क्या होंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है ना, तो यहां पर हम इसको ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रबल वैद्युत अपघट्य लगभग क्या होते हैं, पूर्णतः। लगभग का मतलब यह है कि 100% तो नहीं मान सकते, 99% इनको कह सकते हैं। ये क्या होते हैं, आयनित होते हैं। अतः आयनों की संख्या में तनुता के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है। और जैसे आयनों की संख्या देखेंगे तो उसके डाइल्यूशन में कोई इफेक्ट नहीं होगा, माने हम डाइल्यूशन न घटाएंगे न बढ़ाएंगे, है ना, उसमें क्या होगा, देखो, अतः आयनों की संख्या में तनुता के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है, परंतु आयनों के मध्य अंतर आयनिक आकर्षण बल घट जाता है, और उनके बीच क्या होता है, आकर्षण बल घटेगा और आयनों की गति बढ़ जाती है, और मोलर चालकता क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो ये कारण भी है इसका, है ना। यहां पर यदि हम देखेंगे तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं बेटा, देखो यहां पर हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट द इंक्रीज इन द लैम्डा, मान लीजिए लैम्डा क्या है, मोलर कंडक्टिविटी इज स्मॉलर इन कंपेरिजन टू वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये इस क्या होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंपेरिजन में क्या होते हैं, क्या माना जाता है, स्मॉलर माना जाता है ना। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयनाइज्ड। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं क्या होते हैं, कंप्लीटली आयनाइज्ड होते हैं। ठीक है, thus the number of ion in the solution do not change on dilution। ठीक है ना, यहां पर क्या होगा, जैसे मान लीजिए हमने कहा डाइल्यूट किया इसको, डाइल्यूशन करने पर जो नंबर ऑफ आयन्स है, मान लीजिए हमने यहाँ पर क्या थे, 10 आयन थे पहले, मान लीजिए हमने इसको डाइल्यूट किया, तो ये आयन जो आयन है बेटा उनमें चेंजेस नहीं आया, वो वही के 10 के 10 रहे। हमने इसको डाइल्यूशन और बढ़ा दिया, पानी और बढ़ा दिया, इसमें 10 ही आयन रहेंगे, चाहे पानी की संख्या कितने बढ़ा दें, है ना। बट इनके बीच क्या होगा, जब हम इसको क्या करेंगे, डाइल्यूट करते रहेंगे, बट द इंटर आयनिक अट्रैक्शन, जो एक आयन था Na पॉजिटिव और Cl माइनस, इनके बीच जो इंट्रैक्शन था वो क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। इनके बीच क्या हुआ, जो इंट्रैक्शन था, इसको कह सकते हैं द इंटर आयोनिक अट्रैक्शन डिक्रीज। इनके बीच जो अट्रैक्शन था बेटा वो डिक्रीज हुआ, कम हुआ, है ना। और कम होने से क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। भाई इनके बीच कम हो जाएगा तो ये टूट जाएंगे, Na पॉजिटिव बना देगा, Cl नेगेटिव बना देगा। और इससे क्या हुआ, जब आयन बन ज्यादा होंगे तो इनसे कंडक्टिविटी बढ़ेगी। ये तो कह रहा है, देखो मोलर चालकता में वृद्धि होती है, और सांद्रता और मोलर चालकता में संबंध डिवाई हुकेल, ये देखो एक साइंटिस्ट थे, ये था डिवाई हुकेल ऑन सागर की समीकरण द्वारा स्पष्ट किया जाए। इन्होंने एक समीकरण दी थी, और उस समीकरण, यहाँ पर तो गलत हो रखी बेटा, है ना। ये जो इक्वेशन है वो किस प्रकार से दी कि लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम नोट माइनस, यहाँ पर क्या उन्होंने ए, और ये उन्होंने एक इक्वेशन दी थी, ये किसने दी थी, ये दी थी डिवाई हुकेल ऑन सागर, है ना। ये इन्होंने एक इक्वेशन दी थी, इसके आधार पर उन्होंने कहा था। ठीक है ना। और मोलर चालकता को हम क्या कहते हैं, सीमांत मोलर चालकता भी कहा जाता है ना। इसका सीमांत क्या आता है, यहाँ पर ये देखोगे तो लैम्डा एम नोट क्या है, ये क्या है बेटा, ये वाला, इसको कहेंगे मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। जब बहुत अत्यधिक हम उसको क्या कर देंगे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन करेंगे, तो उस समय हम इसको मोलर कंडक्टिविटी दिखा सकते हैं। इसको ऐसे भी लिखा होगा बुक में कहीं पर, लैम्डा एम और यहाँ इनफाइनाइट का चिन्ह भी लगा होगा ऐसे।
ठीक है ना। जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगा तो उस समय की कंडीशन से, ठीक है। दूसरा है जो अन्य चीजें यहाँ पर है लैम्डा एम, तो आप लोग मोलर कंडक्टिविटी जानते ही हैं, है ना। ए क्या है, ए कांस्टेंट है, ये क्या है बेटा, कांस्टेंट। और यहाँ पर हम देख रहे हैं एक हमारे पास रूट सी है, तो इसको कह सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। ये कंसंट्रेशन का स्क्वायर रूट है, जो कंसंट्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट होगा ये अलग अलग। तो इस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को थोड़ा सा इस टाइप से लिख लेना आप लोग। कहाँ पर क्या क्या चीजें हैं, यहाँ पर होगा लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा, इनफाइनाइट भी लिख सकते हो, इनफाइनाइट एम माइनस ए रूट सी। और इसको हम एक एक करके लिख सकते हैं कि लैम्डा एम इनफाइनाइट, यहाँ पर क्या आएगा, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। याद रखना बेटा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। दूसरा हमने क्या देखा था, इसमें ए था, ये कांस्टेंट है। और तीसरा इसमें हमने देखा था रूट सी। रूट सी क्या है, कंसंट्रेशन या स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन, स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। ऐसे कंसंट्रेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन, ठीक है बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। तो ये 3-4 चीजें थी, इस टाइप से हम इसको देख सकते हैं, ये इफेक्ट है, ठीक है। अब ये है बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास, ये है दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता पर तन्यता का प्रभाव। ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट थे जो पहले वाले थे हमारे पास। ये दूसरा वाला हमारे पास क्या है, दुर्बल वैद्युत अपघट्य, है ना। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन लैम्डा एम फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए समझ गया आप, जैसे डाइल्यूशन करेंगे कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब ये वीक के लिए क्या होगा, वीक के लिए कह रहा है कि देखो जो दुर्बल वैद्युत अपघट्य हैं का आयनन कम होता है। पहली लाइन तो ये है ना, यानी कि कहता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आर आयनाइज्ड टू अ लेसर एक्सटेंट। हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आर आयनाइज्ड टू अ लेसर एक्सटेंट। कम मात्रा में, क्या देखो, जो दुर्बल वैद्युत अपघट्य है ना का आयनन कम होता है, वो आयनाइज कम होते हैं, है ना। प्रबल वाले क्या होते हैं, अधिक होता है, हो जाता है। अतः जो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, मोलर, ये देखो, अतः उसकी मोलर कंडक्टिविटी का मान प्रबल वैद्युत अपघट्य की अपेक्षा कम होगी। तो जब ये आयनाइज कम होंगे तो ये आयन कम बनाएंगे, तो इनकी कंडक्टिविटी का, मोलर कंडक्टिविटी का मान कम होगा। ये तो स्वाभाविक हो गया ना। देखो बेटा, ये आयनाइज क्या होते हैं, कम होते हैं। आयनाइज कम होने से आयन कम बनेंगे, आयन कम देंगे तो इनकी कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। जो आयन ज्यादा देते हैं उनकी कंडक्टिविटी ज्यादा हो जाती है। ये 2 लाइन याद रखनी, जब कंडक्टिविटी आयनाइजेशन ज्यादा होगा तो कंडक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी। तो यह होगा तनुता के साथ। देखो ये कह रहा है कि तनुता के साथ मोलर चालकता में अधिक परिवर्तन नहीं होता है ना, या अधिक परिवर्तन होता है, सॉरी क्या लिख रहे हैं, तनुता के साथ मोलर चालकता में अधिक परिवर्तन होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कम होगा बेटा, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यदि देखोगे तो इनका आयनाइजेशन कम होता है। एक कह रहा है देखो, अनंत तनुता पर ये देखो सी कंसंट्रेशन जो क्या होगी 0 ले जाता है ना। अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य पूर्णतः वियोजित हो जाता है। ये माना गया है
जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था, उसमें क्या होता था कि जब अनंत तन्यता आती थी तो उस समय क्या हो जाता था, कंप्लीट हो जाता था, है ना। परंतु देखो, परंतु इतनी कम सांद्रता पर विलयन की चालकता इतनी कम हो जाती है कि उसका वास्तविक मान सही नहीं मापा जा सकता है, ठीक है ना। यदि हम इसकी कंसंट्रेशन को जीरो ले जाए, है ना, जीरो का मतलब यहाँ पर क्या है, अनंत ले जाए, पूर्णतः वियोजित कर दे, तो कहता है कि उसका जो वास्तविक मान सही नहीं मापा जा सकता है। दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लैम्डा एम, या इसको हम लैम्डा एम इनफाइनाइट भी होता है बेटा, जीरो भी होता है ना, कि मान ज्ञात करने के लिए कोलराउस का नियम का उपयोग करते हैं। अब इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है कि यहां तक तो इन्होंने समझाया था, जो पहले वाली कंडीशंस थी कि भाई ये क्या है, हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है। जो हमारे पास क्या थे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वहां तो सिंपल था कि आयनाइजेशन जितना अधिक होगा मोलर कंडक्टिविटी होगी, बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर क्या था कि जो हमारे पास दुर्बल वैद्युत अपघट्य, तो दुर्बल वैद्युत अपघट्य मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स थे। वीक इलेक्ट्रोलाइट की जब हम मोलर कंडक्टिविटी देख रहे थे, तो जैसे हम उसको डाइल्यूशन कर रहे थे, तो डाइल्यूशन करने से क्या हुआ, पहले वो डाइल्यूट होते ही नहीं है, कम होते हैं, मतलब सॉरी डाइल्यूशन हो जाता है लेकिन उनका आयनाइजेशन नहीं होता वहां, ठीक है ना, उनका आयनन कम होता है इलेक्ट्रोलाइट का। अब वो कह रहा है कि हम उसको यदि अनंत तन्यता पर ले जाते हैं, जब उसकी कंसंट्रेशन क्या कर देते हैं, जीरो कर देते हैं, ठीक है ना, इनफाइनाइट कंसंट्रेशन ले देते हैं, है ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, उनकी वैल्यू को सही नहीं मापा जा सकता, और जब उनकी वैल्यू को सही नहीं मापा जाएगा तो उसके लिए उन्होंने कहा कि एक नियम आया जिसको हम बोलते हैं कोलराउस का नियम। बहुत इंपॉर्टेंट नियम है बेटा, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। अब कोलराउस का नियम क्या कहता है बेटा, क्या कह रहा है कोलराउस का नियम, बताओ तो, क्या समझाएगा मैं कोलराउस का नियम, कोई बच्चा बता सकता है जिन्होंने सुना हो। कोई बच्चा बता दो बेटा, कोलराउस का नियम हमें क्या समझाने वाला है। क्या समझाएगा कि मान लीजिए हमारे पास कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का नाम बता दो बेटा, वीक इलेक्ट्रोलाइट का नाम, दुर्बल वैद्युत अपघट्य, कोई एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य का नाम बता दो, वीक इलेक्ट्रोलाइट। चलो आपको मालूम नहीं होगा, मैं बता देता हूँ, ये है CH3, सर एसिटिक एसिड। गुड, हाँ, ये इसको क्या बोलते हैं हम, वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, याद रखना है कौन सा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसका नाम क्या बताया इन्होंने, क्या नाम है बेटा इसका, बताओ और एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड। IUPAC नेम क्या था इसका, IUPAC नेम एथेनोइक एसिड, क्या बोलते हैं इसको, ये ओइक एसिड होता है बेटा, ध्यान रखना, एसिटिक, ये जो COH होता है ना, इसका IUPAC नेम में हम क्या बोलते हैं, ओइक एसिड, है ना। तो दो कार्बन है तो एथ हो जाएगा और एथेनोइक एसिड हो जाएगा, एथेनोइक एसिड, ठीक है। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मालूम है आप लोगों को, 4 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का नाम बताना कल मुझे, तब किताब देखोगे तुम, इससे पहले नहीं देखोगे, ठीक है। चलो वीक इलेक्ट्रोलाइट मैंने बता दिया, अब 4 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कल आप लोग बताएंगे मुझे, है ना, और 3 जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट और बताओगे, तो टोटल मिला के देखो। ये कहता है यहाँ पर जो कोलराउस लॉ है, जो आगे आने वाला है हमारे पास, कोलराउस का नियम है। कौन सा नियम है बेटा, कोलराउस का नियम। ये क्या समझाने वाला है, ये जो कोलराउस है, इस कोलराउस क्या समझाने वाला है, ये कह रहा है कि देखो, जो यहाँ पर हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट था, वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब एसिटिक एसिड, वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये बहुत कम आयन, मतलब आयनाइज तो होता है लेकिन कम, ऐसे आयनाइज होगा, है ना, ये आयन 2 आयन बनाएगा, ठीक है। और ये यदि हम इसको इनफाइनाइट में देखेंगे,
इसकी मोलर कंडक्टिविटी देखेंगे इनफाइनाइट पे स्टेज में, अनंत तनुता पर वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो कंसंट्रेशन होगी उसको मापना बहुत मुश्किल का काम है, बहुत कम होती है। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि हम नापेंगे इसको, है ना। तो उसको नापने के लिए जो एक कोलराउस का नियम है, ठीक है ना। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो इनफाइनाइट स्टेज है उस पर, वहां पर उसकी कंसंट्रेशन को नोट करने के लिए क्या होगा, क्या करेंगे हम, जो लॉ है वो कोलराउस का लॉ, किसका नियम है बेटे, किसका नियम है, ये कोलराउस का नियम है ना। जो इनफाइनाइट स्टेज पर हमें क्या करेगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन को डिनोट करवाएगा, जहां पर निकालना बहुत मुश्किल है। देखो यही तो कहा, देखो यहाँ पर देखो, दुर्बल वैद्युत अपघट्य वीक इलेक्ट्रोलाइट के इनफाइनाइट स्टेज पर मोलर कंडक्टिविटी के मान को ज्ञात करने के लिए कोलराउस ने का नियम का उपयोग करते हैं, ये ध्यान रखना। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट थे, कौन से थे हमारे पास, वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्या था वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्या है बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट, सर एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड। और इस एसिटिक एसिड को जब हम क्या करेंगे, अनंत तनुता बोलते हैं जिसको, अनंत तनुता, अनंत तनुता माने इनफाइनाइट कंसंट्रेशन, इनफाइनाइट कंसंट्रेशन पे, है ना। इनफाइनाइट का मतलब अनंत तनुता पर, यानी कि जहां पर कंसंट्रेशन क्या होगी, जीरो होगी, उसे बोलते हैं अनंत, अनंत तनुता। मैंने आप लोगों को बताया था अनंत तनुता का मतलब हो गया, आपने एक गिलास में पानी लिया, ठीक है, और उसमें एक बूंद जूस का डाला, एक बूंद, ठीक है ना, जूस का डाला, तो क्या होगी, उसकी अनंत तनुता हो जाएगी, वो जूस का तो पता ही नहीं लगेगा। तो इस जूस की बूंद की को पता करने के लिए, उसकी कंसंट्रेशन को पता करने के लिए, उनका आयनाइजेशन पता करने के लिए कोलराउस ने नियम दिया। उसने कहा अच्छा भाई, जो एक बूंद आपने क्या डाला इसमें, जूस का डाला है, उसका जो आयनाइजेशन होगा उसको भी हम याद कर लेंगे, ठीक है ना। तो वही दिया था किसने, कोलराउस ने। पहले पॉइंट तो ये है कि कोलराउस का नियम है क्या, तो ये है कि जो हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे और उनको इनफाइनाइट कंसंट्रेशन पर उनका मान क्या करेंगे, ज्ञात करने के लिए हमने कोलराउस का नियम का उपयोग करना है। तो अब कोलराउस का नियम होता क्या है, देखो यहाँ पर यदि देखेंगे तो कोलराउस का नियम क्या है, यदि हम इसको हिंदी में देखें बेटा, है ना, हिंदी में कहते हैं कि अनंत तनुता पर किसी, देखो अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य, देखो वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसकी उस विद्युत अपघट्य के धनायन और ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है, ठीक है ना। यानी कि हम इसको ऐसा कह सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मोलर, एक मिनट, कंडक्टिविटी, थोड़ा हैंड राइटिंग है गड़बड़ हो रही होगी, आप समझ जाओगे कैसे कैसे, है ना। कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है ना। इनफाइनाइट डाइल्यूशन is the sum of molar, ठीक है ना, आयोनिक मोलर आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन and anion of the electrolyte, ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइट। ये आ जाएगा, है ना। ये क्या कहता है, देखो अनंत तनुता, इसका मतलब देखो मोलर अनंत मोलर चालकता
देखो यहाँ पर कह रहा है कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, जो उसकी मोलर एक इलेक्ट्रोलाइट्स है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर क्या होगा, इज द सम ऑफ मोलर आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ कैटाइन और एनाइन। जो इसमें धनायन होगा और ऋणायन होगा, कैटाइन होगा एनाइन होगा, उनकी जो आयनिक कंडक्टिविटी होगी, है ना, उनके योग के बराबर होगा। यानी कि इसको हम ऐसा दिखा सकते हैं कि लैम्डा एम इनफाइनाइट स्टेज में है तो लैम्डा एम इनफाइनाइट दिखा सकते हैं बेटा। लैम्डा एम इनफाइनाइट इज इक्वल टू लैम्डा इनफाइनाइट प्लस एंड लैम्डा इनफाइनाइट माइनस, जो इनके प्लस आयन होंगे और माइनस आयन के योग के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा कि जो हम क्या करेंगे, अनंत तनुता होगी, इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगा, उस पर हम क्या करेंगे, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है उसकी हम क्या निकाल सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं, है ना, मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं इनफाइनाइट स्टेज में। कहीं कहीं पर ये देखोगे तो यहाँ पर कहीं पर जीरो भी लिखा होगा, एम जीरो इज इक्वल टू एम जीरो प्लस प्लस एम नोट माइनस जीरो, ऐसा लिखा होगा। यह है तो ये आता बेटा, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है बोर्ड एग्जाम में, है ना। तो अब यहाँ पर और चीजों के लिए, जैसे माना सपोज हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हम ले सकते हैं, कई इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हैं। चलो मान लीजिए हमारे पास है CH3COH, ये इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। अब हम मान लीजिए इसकी मोलर कंडक्टिविटी निकालते हैं इस फॉर्मूले के अनुसार। तो फॉर्मूले के अनुसार क्या आएगा, लैम्डा CH3COOH, और इस पर क्या कर देंगे, इनफाइनाइट स्टेज में है, देखो इसी फॉर्मूले को मैं इसके लिए लिखा रहा हूं, है ना, इज इक्वल टू क्या होगा, इसका जो प्लस वाला होगा प्लस वाले को लिखते हैं, इसमें क्या होगा, दो पार्ट में टूटता है, देखो CH3COOH, ये कैसे टूटेगा बेटा, इसको आयन कैसे बनते हैं, ऐसे बनते हैं, देखो CH3CO माइनस बनेगा और H पॉजिटिव बनेगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो कैसे लिखेंगे, क्योंकि पहले प्लस लिखा है ना, तो प्लस को H प्लस कर दो और इनफाइनाइट लगा दो इसके ऊपर। प्लस क्या करना है, इसके बाद माइनस वाला, यानी कि CH3COO माइनस आ जाएगा और इनफाइनाइट स्टेज आएगा। ये देखो एसिटिक एसिड का ऐसे निकाल सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी, कैसे, इनफाइनाइट स्टेज में। अब अन्य मॉलिक्यूल्स में बेटा, अन्य जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके भी निकाल सकते हैं। जैसे एक और लेते, चलो ये तो समझ में आ गया होगा, इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आई, यस नो तो बता दो बेटा। Yes, sir. ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं, इसमें एक और है, एक एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। अब इसके लिए निकालो, जैसे मान लीजिए मैंने कहा NaCl के लिए निकालो, इनफाइनाइट स्टेज में मोलर कंडक्टिविटी, कैसे लिखेंगे बेटा इसको, कोई बच्चा लिख करके बता दो। कोलराउस का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद भी करना है, कल मैं पूछूंगा आप लोगों से। नहीं आया, देखो यहाँ पर क्या करेंगे, Sir, लैम्डा, lambda NaCl. हाँ लैम्डा Sir, lambda infinite NaCl हाँ एम भी is लिखना बेटा, equals है ना, to थोड़ा सा गलती मेरे से हो गई, मैंने एम नहीं लिखा उसमें ना, एम लिख लेम्डा एम इनफाइनाइट NaCl इज इक्वल टू, हाँ बोलो, is equal to lambda Na positive Na पॉजिटिव ऊपर infinite plus lambda Cl minus Cl माइनस, है ना, और इसमें इनफाइनाइट, infinite. ठीक है। तो इस प्रकार से देखो ये हमारे पास आ जाएगा, ये कोलराउस ने कहा, है ना। दूसरा जैसे हम निकाले MgCl2, थोड़ा एक और निकालते हैं ना, थोड़ा कठिन वाला थोड़ा देते हैं, MgCl2 मैंने थोड़ा कठिन नहीं है, डिफरेंट है बस, कठिन कुछ नहीं होता, ठीक है ना। MgCl2 इसके लिए निकालो बेटा,
वैसे ये सेम कैसे करेंगे, देखो यहाँ लैम्डा हो गया, है ना, ये लैम्डा तो ऐसे ही रहेगा, इनफाइनाइट भी ऐसे ही रहेगा, एम भी ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर क्या लिखना है, MgCl2 लिखना, हमें क्या लिखना है, MgCl2। क्लियर, इज इक्वल टू क्या करेंगे, लैम्डा और इनफाइनाइट आएगा। यहाँ क्या होगा, ये दो चीजें बनती है, Mg पॉजिटिव 2 पॉजिटिव और Cl एक नेगेटिव होगा, है ना, लेकिन दो होंगे, है ना, इस टाइप से। तो इसमें क्या होगा बेटा, देखो लैम्डा Mg और यहाँ पर क्या आएगा 2 पॉजिटिव, ठीक है, प्लस का चिन्ह लगेगा, लैम्डा आएगा। अब देखो लैम्डा में Cl तो एक ही नेगेटिव होता है, Cl क्या होगा, एक नेगेटिव, इनफाइनाइट भी होगा, लेकिन ये दो है बेटा, कितने हैं, 2 Cl है, तो इसलिए पहले इसके पहले 2 लगा देंगे, बस ये ध्यान रखना, ये थोड़ा डिफरेंट था। Cl2 नहीं लिखेंगे हम, है ना, ये जो संख्या होगी उसको पहले लिख देंगे लैम्डा से। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, कोलराउस के नियम को जान सकते हैं। इसके कोलराउस के नियम के आगे एप्लीकेशन भी कहाँ कहाँ पर हम उनका उपयोग कर सकते हैं।